हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर विज्ञान का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे अम्ल, क्षार और लवण से। नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका कितना वेटेज रहता है। मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि वो विज्ञान आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो, एमपी टेट आपका मेंस का जो एग्जाम होगा, या फिर प्री में जो अभी आपसे 150 नंबर में पूछा जा रहा है, जिसमें 120 अकेले आपसे साइंस पूछा जाएगा, और मैथ्स में भी अगर आप मैथ्स से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ्स मेन सब्जेक्ट से, तो वहाँ पर भी आपसे साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट लाइक सीटेट में होता था ना, कि सीटेट में आपसे मैथ्स प्लस साइंस दोनों का कंबाइन सब्जेक्ट होता था, जस्ट सेम आपका यहाँ पर रखा गया है मैथ्स का। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9th का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, आप सभी को ध्यान होगा संडे को आपका एक टेस्ट लिया गया था, ठीक है। 150 नंबर का वो टेस्ट था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। वहाँ पर जो एवरेज स्कोर देखने को मिला, आप स्क्रीन पर यदि अच्छे से देख पा रहे हैं, तो ये 42.88 एक एवरेज स्कोर आया। मतलब जितने भी स्टूडेंट ने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही कम स्कोर उन्होंने यहाँ पर किया है। हो सकता है पहली बार आप नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर हो, तो डेफिनेटली दिक्कत इसके अंदर हो सकती है। लेकिन अब आपको ऐसी ही हैबिट डालनी पड़ेगी। यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो 97 है। मतलब यदि हम लोग देखें तो वैसे काफ़ी कम है, क्योंकि अगर 150 नंबर का पेपर हो रहा है तो डेफिनेटली कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। 120 या इससे ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो तैयारी उस हिसाब से करनी है। जब भी आप कोई क्लास देख रहे हैं तो क्लास देखना सफिशिएंट नहीं है, आप उसके नोट्स बनाएं, आप उसका रिवीजन करें। तो यदि आज आप ये क्लास देख रहे हैं तो ज़रूर से कॉपी पेन लेकर बैठे, नहीं तो डेफिनेटली क्लास का कोई सेंस नहीं रह जाता है। क्योंकि हमारा माइंड इतना शार्प नहीं है कि आज आपने पढ़ा और आज से ठीक 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो कॉपी पे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इवन जब मैं क्लास बना रही थी तब मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हुए हैं। मैं आप सभी के साथ इस व्हाट्सअप नंबर पर अपने स्टेटस पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा और अभी खुद से अपने सेल्फ नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ों का पढ़ना है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, राइट। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, कुछ आपको ऐप पर मिल जाएंगे, क्योंकि अब देखो जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, कम है ज़्यादा है, इसी समय में तैयारी करनी है, ठीक है। और टेस्ट के स्कोर से पता चल ही गया है कि हम लोगों की कंडीशन अभी क्या है। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पॉइंट है, अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। एसिड बेसिकली हम लोग देखते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तथा ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। हमने इसके लिए एक ट्रिक पढ़ी है। जब हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे थे तो हमने एक नाम पढ़ा था अनिल करके। अ से क्या होता है, अम्ल होता है, राइट। यही चीज़ पढ़ाई थी आपको। अ से क्या हो गया, अम्ल। नी से क्या हो गया, नीला। और ल से क्या हो गया, लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है। बेसिकली लिटमस पेपर 2 कलर के आते हैं, नीला और रेड। अगर उस वो एसिडिक है, जो पदार्थ आपने या जो भी लिक्विड आपने डाला, जो भी सॉल्यूशन आपने डाला, जो भी चीज़ डाली, अगर वो नीले से लाल हो गया है, मतलब वो क्या है, एसिडिक है ना। इसका भी पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगी, ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती है ना। प्रैक्टिकल हम लोग इसमें देखेंगे कंडीशंस के साथ। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक होता है जो हमें बता देता है कि जो भी सॉल्यूशन, जो भी विलियन आपने लिया है, वो एसिडिक है या बेस है, अम्लीय है या क्षारीय है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हल्दी सूचक की तरह कार्य करती है। कि आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगी सब्जी के दाग, आपने देखा होगा स्कूल ड्रेस जो आपकी व्हाइट कलर की होती थी, अगर उस पर हल्की सी भी सब्जी लग गई, भिंडी की सब्जी वगैरह लग गई और आप धोने गए साबुन से, है ना, तो वो रेड, उस पर लाल धब्बे पड़ जाते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन सी साइंस लग रही है, कि ना पीला कलर लग रहा था, लेकिन जब मैं धोने गया तो वो रेड हो गया, है ना। तो वो क्षारकी की वजह से होता है, क्षार की वजह से होता है, बेस की वजह से होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। सफ़ेद कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकी प्रकृति वाला साबुन कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीला हो जाता है, मतलब वो क्लीन तो नहीं होता है। अम्ल व क्षार की जांच के लिए आपने संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक तो प्राकृतिक सूचक होता है, जैसे हल्दी प्रकृति से प्राप्त हो रही, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा
कि आप जो भी सॉल्यूशन लेकर आए हैं वो अम्लीय है, या जो भी पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ऐसे ही यहाँ पर तरीके से बनाए गए, वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई चीज़ें भी हैं, जिसमें एक नाम है मैथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलिन। ठीक है, इसका भी मैं आपको अभी डिटेल बाद में बताऊंगी, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जस्ट जनरल आइडिया के लिए चैप्टर की शुरुआत में आपको पूरा चैप्टर का आइडिया दिया जाता है ना, वैसे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ो पहले, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट डाउन होती जानी चाहिए। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकलता है। आपने देखा है लाइकेन कौन सी प्रजाति का पौधा है? तो थैलोफाइटा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ा है हमने विज्ञान में, तो ये वही थोड़ा सा डिटेल इसका दे रहा है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकलता है। कौन? लिटमस। प्राय इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है ना, सूचक की तरह हम लोग, इंडिकेटर आप बोल लो, सूचक मतलब इंडिकेटर, जो बताएगा कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स का कार्य करते हैं, सूचक का कार्य करते हैं। ठीक है, अभी एक एक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। अच्छा, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है ना, हमने ये पता कर लिया, लेकिन ये आता कहाँ से? लाइकेन से आता है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा गया था एग्जाम में, और ये इसी चैप्टर का था, तो हम लोगों ने यहीं पर साथ के साथ कंप्लीट कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब 1 बाय 1 करके अम्ल को पढ़ेंगे, है ना। अम्ल एसिड को पढ़ेंगे, बेस क्षार को पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट लवण को पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री के इक्वेशंस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इनका प्रकृति में क्या प्रयोग है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 टॉपिक हमें 1 बाय 1 करके कवर करना है। चलिए, सबसे पहले अम्ल से स्टार्ट करते हैं। चलो, अम्ल को पढ़ो, एसिड को पढ़ो। सबसे पहले एसिड क्या बोल रहा है? एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल पता चल गया। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, एक ही कंडीशन याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अनील अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण, ये तो सारे भौतिक गुण हो गए जो आपको दिखाई देंगे। अब क्या क्या केमिकल चेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 हाइड्रोजन को निष्कासित करता है गैसीय फॉर्म में। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, धातु के साथ जब आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, कोई भी अम्ल आपने ले लिया, जैसे हमने ले लिया NaOH, है ना, इसके 2 आयन हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, 2 तत्व यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए। NaOH ये आपकी क्या हो गई? यहाँ पर आपका अम्ल हो गया। ठीक है, ये आपका अम्ल हो गया। जब आपकी इसके किसी भी धातु से क्रिया करवाएंगे, जिंक से आपने क्रिया करवा दी। ठीक है, जिंक से क्रिया करवा दी तो इससे क्या बना? Na2ZnO2 बना, है ना, सोडियम जिंकेट बना, और इसने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 को निष्कासित करते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 को निष्कासित करते हैं। कोई भी धातु आप ले लो या कोई भी हाइड्रोजन का कार्बोनेट ले लो, इसके साथ यदि हम लोग HCl लेते हैं और इसकी अभिक्रिया बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड निकल गया, पानी रिलीज हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसीय फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिएगा। धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फॉर्म में निष्कासित करेगा, धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये CO2 को निष्कासित करता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ, कुछ धातु के ऑक्साइड हो गए, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये मैं लास्ट वाले में बताऊंगी आपको ये इक्वेशन कैसे बनेगी। अब ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अम्ल की आपको भौतिक प्रकृति क्लियर हो गई, इसके रासायनिक गुण क्लियर हो गए। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। H2 को निष्कासित करना, किसके साथ? धातु के साथ। धातु कार्बोनेटो हाइड्रोजन कार्बोनेटो के साथ CO2 रिलीज करता है, और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल को रिलीज कर देते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है? अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब कौन कौन सी प्रकृति एसिडिक होती है? नींबू एसिडिक होता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सभी को पता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं? नींबू, टमाटर, अंगूर, सिरका, दूध, इमली और सेब, ये सारे के सारे एसिडिक हो गए। कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है? यहीं पर पढ़ लो साथ के साथ।
सिट्रिक, टमाटर एस्कॉर्बिक, अंगूर टार्टरिक एसिड, सिरका है ना एसिटिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध दही में, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली और अंगूर में और सेब में मैलिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, याद रहेंगे ये सारे नाम। चलो आगे बात करते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल बेसिकली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, अब ये चारों प्रकार भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रबल अम्ल का अभी तक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर विजिट किए थे उसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, तो तैयार करना ज़रूरी है चारों ही पॉइंट को। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका एक एग्जाम्पल हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं, है ना। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, मतलब अपना आयन रिलीज कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल यहाँ पर कहलाएंगे। प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, जल्दी से अपने इस आयन को ये क्या करता है, रिलीज कर देता है। प्रबल अम्ल अपने संगठक तत्वों के आयन में विखंडित हो जाते हैं, मतलब इसका मीनिंग यदि हम लोग देखें तो जो भी प्रबल अम्ल है लाइक HCl है, तो अपने संगठक तत्वों के आयनों में ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, पूर्णतः ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल बोला जाता है। दुर्बल अम्ल जो आसानी से आयनित ना होते हुए आंशिक रूप से होते हैं, दुर्बल अम्ल यहाँ पर कहलाते हैं। जस्ट लाइक एसिटिक एसिड आप देख सकते हो, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड देख सकते हो, HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड देख सकते हो, H2S, ये सारे के सारे क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन है इसका पूर्णतः त्याग ये नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान, ये जो दुर्बल एसिड है इनका pH मान जो है प्रबल अम्लों से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब किसी का यदि हम लोग देखें pH मान यदि 4 है तो इनका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं कि दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का जो pH मान है प्रबल अम्लों से काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी अधिक रहता है इनकी pH वैल्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी की, सांद्र अम्ल की, जिसमें अम्ल अत्यधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में होता है। सांद्र का मतलब वो पूरा होना है ना, मतलब एसिड की बात कर रहे हैं तो इसमें एसिड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो वाटर है उसकी मात्रा काफ़ी कम होगी। इससे तो हम लोग परिचित है ही सही, तनु अम्ल से डिस्टिल्ड एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, एसिड जो है वो कम मात्रा में हो जाएगा और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में हो जाएगा। जस्ट सांद्र का रिवर्स क्या हो जाता है, तनु अम्ल हो जाता है। ठीक है, चारों क्लियर हो गए। प्रबल जो आसानी से H+ आयन को त्याग देते हैं, दुर्बल जो आंशिक रूप से त्यागते हैं, सांद्र जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है और तनु जिसमें पानी ज़्यादा होता है। हो गई चारों कैटेगरी। आप जितना शॉर्ट में याद कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रिविजन जब आप करोगे तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चारों टाइप क्लियर हो गए, एसिड पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्षार की बात कर लेते हैं, बेस की बात कर लेते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। अब एक चीज़ आपको यदि याद है कि अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्षार इसका रिवर्स होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। वो H2 देता था, ये OH देगा। ठीक है, जलीय विलयन में OH देता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा अम्ल प्रवाहित कर सकता है, लेकिन क्षार में नहीं होगी। क्षार के रासायनिक गुण, भौतिक गुण हो गए, रासायनिक देख लो। ये क्या करता है, H2 रिलीज करता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। कोई भी एसिडिक हो गया है ना, अम्लीय ऑक्साइड जो हो गया उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, सॉल्ट, लवण रिलीज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अम्ल और क्षार यहाँ पर हो गए। अब जल्दी से हम लोग इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, सूचक की बात कर लेते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, या तो वो एसिडिक होगा या फिर बेस होगा, मतलब दो ही चीज़ें हो सकती है, और या फिर वो क्या उदासीन प्रवृत्ति का होगा। तो सूचक क्या करते हैं कि विलयन एसिडिक है या बेस है इसको बताने की कोशिश करते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, अब सूचक के कई प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। प्राकृतिक सूचक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे लिटमस लाइकेन के थैलोफाइटा से प्राप्त होगा, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस, है ना। ये सारे के सारे क्या प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये इनका जो कलर होता है, लाल पत्ता गोभी का जो कलर है या इसकी फूलों की पंखुड़ियों का जो कलर है, ये भी हमें उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शा देती है। ठीक है, अब लिटमस की बात कर लेते हैं। अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त यहाँ पर किया जाता है। ओके,
चलो लिटमस पत्र की बात कर लेते हैं। अब लिटमस पत्र जो होता है लिटमस विलियन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध है। अब दो तरीके से उपलब्ध है, तो कागज इस तरीके से पेपर भी होता है ना, और एक विलियन के रूप में सॉल्यूशन के रूप में भी ये पाया जाता है। इन कागज की पट्टियों को ही लिटमस पत्र यहाँ पर कहा जाता है। ये दो रंगों का होता है, एक तो नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होता है। ठीक है, कितने कलर का होता है? दो, नीला और लाल। अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, बेसिक सी कंडीशन है। चलो आगे बात करते हैं। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, पीले कलर की होती है। कई बार आपने देखा होगा, जब वही वाला जो आपने फर्स्ट स्लाइड पर देखा था कि सब्जी का दाग लग जाता है, साबुन जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वो कैसे कर देता है? भूरा लाल कर देता है। ठीक है, मतलब आप हल्दी के साथ किसी की कंडीशनिंग करवाओगे यहाँ पर, साबुन जो क्षारीय प्रकृति का है, तो डेफिनेटली उसका क्या कलर हो जाएगा? भूरा लाल यहाँ पर कलर हो जाएगा। ओके, चलिए, अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब आप उसी धब्बे के ऊपर कोई अम्लीय एसिडिक पदार्थ लगाओगे तो कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जस्ट लाइक टोमेटो, है ना, इस तरीके से। क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। तो ये हल्दी की बात हो गई कि हल्दी से आप यदि चेक करना चाहते हैं इंडिकेटर से, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है, प्राकृतिक आपने पढ़ ली। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? क्षारीय सूचक। संश्लेषित सूचक, ये वो सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन, इनका उपयोग क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए किया जाता है। गंधी सूचक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधी सूचक कहा जाता है, जैसे प्याज और लौंग और तेल। ठीक है, अब इनको यदि आप देखें तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। यदि इनको अम्ल के साथ रखा जाए, अम्ल में डाला जाए, किया जाए, तो इनकी क्या स्मेल चेंज हो जाएगी। तो स्मेल से भी आप पता लगा सकते हैं कि अम्ल है, एसिडिक है, या बेस है, क्या है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना होता है, जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि वो क्षार है या अम्ल है। मतलब ये रंग परिवर्तन करके अपनी कंडीशन बता देता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, चारों चीज़ें क्लियर हो गई। प्राकृतिक क्या होते हैं, गंधक क्या होते हैं, संश्लेषित क्या होते हैं, और सार्वत्रिक क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में सॉल्ट की। लवण क्या होता है? ठीक है, देखो, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। लवण क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण के जलीय विलयन जो होते हैं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। अम्ल में हो सकती है, क्षार में नहीं होगी, और लवण में अच्छे से हो जाएगी। एक पॉप टेस्ट के बारे में मैं कुछ 5 से 6 पॉइंट आपको बता रही हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली एनसीईआरटी समरी आप इसको समझ लो। पॉप टेस्ट क्या होता है? ठीक है, पॉप टेस्ट, पॉप आपने नाम सुना होगा इसका वैसे कई बार। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई हाइड्रोजन गैस की एक परख नली है, इसके पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को आप लेकर आओगे ना, तो आपको इस तरीके से पॉप पॉप करके एक साउंड सुनाई देगा। तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन के पास लेकर आओगे ना, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं रिलीज होती है। तो पॉप की ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? पॉप टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के लिए किया जाता है। ओके, चलो, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि हम लोग इसको इक्वेशन फॉर्म में देखेंगे, है ना, कुछ केमिकल चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, केमिस्ट्री की इक्वेशन। अम्ल के साथ यदि किसी भी धातु की आपने क्रिया करवाई, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी मैं जिंक के साथ क्रिया कराऊँ, तो यहाँ पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि ZnCl2 के निकल कर, और ये 2H मतलब H2 यहाँ पर रिलीज हो गया, हाइड्रोजन फॉर्म में रिलीज हो गई गैस। ठीक है, अब क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया करवाएंगे, तो लवण प्लस हाइड्रोजन, क्षार 2NaOH प्लस धातु जिंक की क्रिया करवा दी, तो लवण बन गया Na2ZNO ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। ठीक है, चलो, अब उदासीन प्रकृति क्या होती है? ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते, न्यूट्रल उदासीन कहलाते हैं। ये ना तो अम्लीय होते ना क्षारीय होते। कौन? जैसे कि नमक, नोसादर, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, Na2CO3। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल के द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है,
उदासीनीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर कहलाती है। देखो क्या बोला गया, जब अम्ल तथा क्षारक का प्रेक्षिक प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव खत्म कर दिया जाता है। जैसे एक प्रबल अम्ल है ना, काफ़ी हाई जिसका पीएच वैल्यू है, पीएच मतलब हम लोग ऐसे माने कि काफ़ी अम्लीय है, काफ़ी एसिडिक है, और ये भी काफ़ी हाई बेस है। मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल कर देंगे। ये भी आपको एक कंडीशनिंग के थ्रू सिखाते हैं, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले ये थ्योरी आपने पढ़ ली, ये क्या लिखा था, जब अम्ल के द्वारा क्षारक का प्रभाव तथा क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब एक एसिड है एक बेस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वो क्या बन जाता है, उदासीन बन जाता है, और आपको क्या मिलता है, लवण और जल यहाँ पर मिलता है। इस कंडीशन से समझो। मैं आपको बता रही थी किस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था 3rd नंबर वाला, कि जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो वो तो हो गया उदासीन। उदासीन मतलब कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, आपके ऑप्शन में 7 था, 14 था, 0 था, 2 था, तो फिर वहाँ पर आपको आंसर क्या करना था, 7 करना था। अब समझो, है ना, एक इक्वेशन आपके सामने रखी गई है NaOH, ठीक है, HCl, है ना, तो NaCl यहाँ पर रिलीज हो गया और ये पानी यहाँ पर बन गया, H2O आ गया लिक्विड फॉर्म में। अब आप इसको समझो कि एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, एक हाई एसिडिक है और एक दुर्बल क्षार है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, मतलब आप ऐसे समझो कि क्या बोलते हैं उनको, दो मुक्केबाज यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, है ना, जो सबसे बॉडी बिल्डर होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिनेटली वही जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है, और ये काफ़ी कमज़ोर है, ये काफ़ी कमज़ोर पहलवान है। तो जीतेगा कौन, एसिडिक जीतेगा, तो अम्लीय लवण आपको प्राप्त होगा, मतलब वही आपको NaCl मिल गया और जल यहाँ पर रिलीज़ हो गया। इसका पीएच मान, एसिडिक क्या होते हैं, आपको पता है कि एसिड की वैल्यू जो है 7 से कम होती है, अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है बिलो 7 होता है, और जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनका वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। टोटल जो स्केल होती है 0 से 14 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 7 से नीचे वाले आपके सारे कौन हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, और 7 से ऊपर वाले सब कौन हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। इस पीएच स्केल के बारे में भी मैं आपको भी थोड़ी देर में पढ़ा दूंगी, है ना। वैसे आई थिंक आप सभी को ये चीज़ पता ही है। देखो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, कौन जीता, प्रबल अम्ल जीता, है ना। तो अम्लीय लवण प्लस जल और विलयन का पीएच मान ये आपको देखना पड़ेगा, कौन सी स्केल पर आ जाएगा, एसिडिक पर आ जाएगा, और एसिड की वैल्यू 7 से कम होती है। अब मैंने क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया, वीक मतलब दुर्बल एसिड लिया, प्रबल क्षार लिया। जीतेगा कौन, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी मतलब पावर ज़्यादा होगी। तो क्षार की पावर ज़्यादा है तो बनेगा क्या, क्षारीय लवण बनेगा, जल रिलीज हो जाएगा। क्षार की वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है, तो विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा आ जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया है, अब दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कौन जीतेगा, कोई नहीं जीता, मैच में क्या हो गया, टाई हो गया, है ना। तो न्यूट्रल उदासीन लवण यहाँ पर बनेगा, जल रिलीज हो जाएगा, और विलयन की पीएच वैल्यू उदासीन मतलब कि 7 रहेगी। अब देखो दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों ही कमज़ोर है, मतलब दोनों ही गिर गए, दोनों खेलने के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों ही वीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। अगेन उदासीन लवण बनेगा, जल रिलीज हो जाएगा, विलयन का पीएच वैल्यू क्या बन जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया क्या क्या, क्योंकि 3rd नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, उसने ये पूछा था एक प्रबल अम्ल की एक प्रबल क्षार से क्रिया कराई जाती है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, वो आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो अब पीएच स्केल की भी बात कर लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल बोला जाता है। पीएच में P है पुसांस, पुसांस इसको बोला जाता है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है शक्ति या फिर पावर, ठीक है। तो पीएच वैल्यू यदि 7 है तो वो उदासीन होगा, अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, और ग्रेटर देन 7 है तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम एंड 7 से ज़्यादा रिस्पेक्टिवली। ओके, ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। चलिए दैनिक जीवन में पीएच की क्या वैल्यू होती है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास का होता है, इसी के बीच में कार्य करता है, ठीक है, 7 से 7.8 के बीच में। मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय चीज़ों को, पदार्थों को मिला दे। जैसे कहीं क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी एसिडिक होती है, कहाँ पर क्षारीय होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मात्रा मिला सकते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, उसको एक
कंडीशन में लाने के लिए, है ना, जहाँ पर आप अपनी फसल को उगा सकें। चलिए, पाचन तंत्र की वैल्यू की बात करें तो हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन होती है। हम लोग नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मतलब हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उत्पन्न हो रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। इसीलिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको सफ़ेद दूध हम लोग बोलते हैं, वो दवा दी जाती है, जो कि क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है ना। शायद आपको याद आ रहा हो, हमने एक पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, MgOH ट्वाइस के बारे में। ठीक है, अपच की स्थिति में वही उदर पेट में अधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे शार्कों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ये दे रखा आपका एग्जाम्पल, है ना, एंटासिड जैसी दवाई दी जाती है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, देखो, ज़्यादा एसिड उत्पन्न हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम लोग किसको लेकर आए, क्षार को लेकर आए, बेस को लेकर आए, किसको लेकर आ गए, मैग्नीशिया को लेकर आ गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, है ना, MgOH ट्वाइस को। वाइट कलर का होता है इसलिए इसको वाइट मिल्क बोला जाता है। चलिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जैसे पीएच में चेंजेस है तो आपके दांत भी खराब हो सकते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 5.5 से यदि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू गिर गया है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर आपको पता है दांत खिलने लग जाते हैं, घिसने लग जाते हैं, तो ये वाली दिक्कत होती है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन यहाँ पर किया जाता है। आपको पता है डॉक्टर स्पेसिफिक टूथपेस्ट वगैरह देते हैं कि आप नॉर्मल कोलगेट और इनका प्रयोग ना करते हुए आप ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, है ना, तो वो दांतों के हिसाब से ही देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो आपको क्षारीय दंत मंजन यहाँ पर दिया जाएगा। आपको लगा ही होगा बहुत सारे कड़वे कड़वे भी टेस्ट में लगते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी एक डंक छोड़ती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडे के उपयोग, यदि जहाँ पर डंक मारा है यदि वहाँ पर आप बेकिंग सोडा प्रयोग करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, नेटल वाला। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। नेटल क्या है, नेटल एक बेसिकली पहाड़ी पौधा है। जब भी आप कभी ट्रैकिंग वगैरह पर गए हों तो नॉर्मल पौधे की तरह ये झाड़ी वृक्ष टाइप का है ना, झाड़ी टाइप का है, तो ये ऐसा दिखता है। अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हाथ पैर कुछ इस पर टच भी हो गया तो इसके पौधों में ना हल्के से ऐसे कांटे होते हैं, मतलब इसकी पूरी शाखाओं पर पूरे कांटे ही होते हैं, तो ये हल्के से हमारे हाथों में करने पर एकदम से डंक छोड़ देते हैं, तो काफ़ी जलन और दर्द होता है। तो इन्हीं पौधों के पास क्या होता है, मतलब इलाज उपचार भी इन्हीं के पास है। इन्हीं नेटल पौधों के पास डॉक लगे होते हैं। डॉक भी एक प्रकार का प्लांट ही है, जो जहाँ पर आपको नेटल है उसी के आसपास आपको डॉक प्लांट भी दिख जाएंगे। अब फटाफट से आप क्या करेंगे, उस डॉक पत्ते की, डॉक जो पौधा है उसकी पत्ती को आप तोड़ेंगे और अपने हाथ पर जहाँ पर नेटल का डंक लगा है उसको रगड़ेंगे, तो वो डंक वहाँ से निकल जाता है और आपको जलन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको पौधा, दोनों पौधे साथ साथ मिलते हैं, है ना। एक तो ये आपको बीमार करने वाला मिलेगा और दूसरा वहीं पर आपको डॉक पौधा मिल जाएगा जो इसका उपचार कर देगा। बेसिकली ये इस तरीके की कहानी है नेटल और डॉक की। तो दोनों का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नेटल एंड डॉक। ठीक है, मधुमक्खी का आपको पता चल ही गया कि एक प्रकार का एसिड वो छोड़ती है ना। बेकिंग सोडा लगाओगे, क्षारीय होगा, आपको आराम मिल जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट से देख लीजिए तीनों पॉइंट को। अम्लीय वर्षा क्या होती है, लवणों का पीएच मान 7 होता है। साधारण नमक से रसायन कैसे बनाया जाता है। चलो देखो, इसको फटाफट देख लिया, तीनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया, अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल की पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम हो जाती है, अभी आपने 5.5 देखा, दांतों का दंतक्षय के लिए, है ना, दांत खराब हो जाते हैं, दांत बेसिकली उनका संक्षारण स्टार्ट हो जाता है। तो वर्षा के जल की पीएच मान यदि 5.6 से कम है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा यहाँ पर बोला जाता है। लवणों का पीएच मान
प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण pH मान 7 होता है। अभी आपने देखा कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जबकि एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक के लवण के pH मान जो है, अभी आपने देखा कि जो प्रबल अम्ल है मतलब कि 7 से कम होगा ये एसिडिक हो जाएंगे, और जब क्षार स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्षारीय हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन तो आपने देख ही ली। साधारण नमक से रसायन कैसे डिज़ाइन बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक हम लोग बोलते हैं, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। समुद्री जल से इसको बनाया जाता है। रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। ओके, चलो रॉक सॉल्ट एक अच्छा ये हमने कंप्लीट कर ही दिया। अब बात कर लेते हैं साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, क्योंकि इसी से ये सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण का नाम लिया है तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। विरंजक चूर्ण यहाँ पर होता क्या है, चलो पढ़ो इसको फटाफट से, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। शुष्क भुजे हुए चूने CaOH ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, पर क्लोरीन की क्रिया करके आप विरंजक चूर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भुजा हुआ चूना प्लस इसके साथ क्लोरीन की क्रिया करवा दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CaOCl ट्वाइस प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में। अब इसका प्रयोग क्या है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के जो कपड़े होते हैं इसका विरंजन करने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़े के मज्जा का विरंजन करने के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचारक के रूप में, पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक मतलब जल को रोगाणुनाशक करने के लिए आप CaOCl ट्वाइस का प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़े। बेकिंग सोडा की बात करें। अभी आपने देखा मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए किया जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए हम लोग नहीं बोलते, इडली वगैरह फुलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। केक को बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम NaCO3 ट्वाइस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, मतलब नमक, है ना, इसका प्रयोग कर सोडियम क्लोराइड के थ्रू बनाया जाता है। अब इसके क्या क्या उपयोग हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा लगता है, टार्ट्रिक एसिड लगता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी या केक बनाने में आप इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जल्दी फूल जाता है। यह एंटासिड का एक संगठक ही है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे बेकिंग सोडा की। अब धोने का सोडा की बात करेंगे, कपड़े धोने वाले की बात करेंगे। Na2CO3 10H2O मतलब जल के कितने अणु होंगे, 10 अणु होंगे। सोडियम कार्बोनेट का यदि हमने 1 सेकेंड होल्ड करना, तब तक आप ये देखो धोने का सोडा, देखो इसका फॉर्मूला आपने देख लिया। इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है ना, Na2CO3 10H2O ये फॉर्मूला हो गया। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण यदि हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पर आपको धोने का सोडा मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसा होता है, क्षारकीय होता है। Na2CO3 प्लस 10H2O, इससे क्या बनेगा आपका, Na2CO3 मिल जाएगा और अणु इसके 10 हो जाएंगे, जल के 10 अणु इसके साथ ऐड हो जाएंगे, जो कि धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेफिनेटली आपको बताइए कि जल जो है बहुत कठोर है, तो डेफिनेटली उसमें कपड़े अच्छे से नहीं धुलेंगे, इसलिए आप इसमें अपना वॉशिंग मशीन वाला जो अपना बोलते हैं ना सर्फ होता है वो डालकर अपने कपड़ों को वॉश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अच्छा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। Na2CO3 10H2O। ठीक है, जल के कितने अणु होते हैं, पुनः क्रिस्टलीकरण करके 10 जल के 10 अणु को जोड़ दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला Ca2 CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है। POP वही प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब गर्म करके, है ना, जिप्सम को गर्म करके ये हम लोग बनाते हैं। ये एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, आप सभी ने देखा ये यू ऑल नो कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट में किया जाता है। सतह को चिकना करने के लिए जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वापस से ये जिप्सम फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्रिस्टलन के जल की बात कर लेते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आज हर एक स्लाइड पे जो जो भी चीज़ें आपको दिखी है सबसे एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक साथ कवर किया है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जैसे CuSO4 5H2O, तो इसमें क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, मतलब जल के कितने अणु हैं, 5 हैं। Na2CO3 10H2O, ये अभी आपने पढ़ा, धोने का सोडा, कितने अणु हैं, 10 है, 10 है। CaSO4 2H2O, क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला। इसमें जल के कितने अणु हैं, तो वो तो वैसे ही दिख रहा था, क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, कल इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सेशन का हम लोग बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, इसके जलीय विलयन में मतलब लवणीय जल के अंदर जो नॉर्मल आप पानी की ग्लास के अंदर नमक डाल देते हो, से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारीय हो गया। अब ये है ना, अब यहाँ पर देख लो, ये मैंने जो नमक था, जो विलियन था, उसके 2 अणु ले लिए। अब मैंने इसको क्या करा, 2H2O पानी लिया है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मुझे मिल गया। यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है, ये Cl वाली ट्वाइस 2 अणु इसके रिलीज हो गए और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई। ठीक है, गैसी फॉर्म में। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर मिलेगी, एनोड और कैथोड नाम सुना है, एनोड पर मुक्त होगी। और हाइड्रोजन गैस किस पर मिलेगी, आपको कैथोड पर मिलेगी। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से ये जो तीनों उत्पाद उत्पन्न हुए हैं, तीनों के तीनों उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ये इसमें से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, ये कल के सेशन में मैं आपको करवाऊंगी। बट हाँ, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था MCQs फॉर्म में। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, कल इसका क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाए, रेगुलर आपकी क्लासेस ली जाए या फिर दिन में एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी ली जाए साइंस से रिलेटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिएगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर से दीजिएगा, क्लासेस कैसे क्या लगी, स्पीड वगैरह कैसे क्या है, सब कुछ, ताकि हम इस क्लास को आगे भी कंटिन्यू कर पाएँ। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आपके सजेशन वेलकम है। जो भी सजेशन आपके हैं ज़रूर से आप मैसेज करिएगा। ठीक है, साइंस का फ्री टेस्ट आप सभी के लिए है, एक बार ज़रूर से बताइएगा टेस्ट देकर कि आपने स्कोर क्या किया है। स्कोर से सिर्फ हमें ये आइडिया लगेगा कि आपका साइंस वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पर आपकी क्लासेस चलाई जाएगी। सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।